हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक चैप्टर जिसका नाम है लिवरेज। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड इसके जो फॉर्मूलाज है वो बहुत ही कंसेप्चुअल है। सो इट्स अ स्कोरिंग चैप्टर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे चैप्टर लिवरेज चैप्टर की। देखिए, सबसे पहले लिवरेज चैप्टर को शुरू करने में हमें ये समझना पड़ेगा कि लिवरेज होता क्या है, राइट। सो लिवरेज कैन बी कंसीडर्ड एज टूल ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब क्या हुआ बच्चों? मैनेजमेंट जो होता है, राइट, उसे हमेशा ये सवाल मन में आता रहता है कि अगर बिजनेस की कंडीशन में कुछ फर्क आ गया, राइट, अगर बिजनेस का रेवेन्यू कुछ कम हो गया, बिजनेस का रेवेन्यू कुछ ज़्यादा हो गया, तो उससे ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होगी। ये सवाल का जवाब उसको चाहिए होता है और उस सवाल के जवाब को पाने के लिए भी हम लिवरेज चैप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर पॉइंट विच वी कैन टेक इज it is a mathematical way to find out the effect of change in revenue on the earnings of the organization। अगर बिजनेस का रेवेन्यू चेंज होता है तो उसकी वजह से नेचुरली उसकी अर्निंग के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगी। सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल एंड मैं आपको एक सीधा सा सवाल पूछूं कि बच्चों, बिजनेस का 10% रेवेन्यू किसी कारण से डिक्रीज होने वाला है या हो गया है, तो बोलिए इसके प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगी। तो उस इंपैक्ट को भी फाइंड आउट करने के लिए जिस मैथमेटिक्स का हम यूज करने वाले हैं उसको भी हम लिवरेज का नाम दे सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज इट मेजर्स रिस्कीनेस ऑफ द बिजनेस। नाउ जनरली बिजनेस के अंदर दो तरह के रिस्क होते हैं बच्चों। एक रिस्क को कहा जाता है ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द बिजनेस एंड दूसरे टाइप का जो रिस्क होता है उसे कहा जाता है फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस। ये दोनों ही टाइप के रिस्क को मेजर करने का काम भी लिवरेज चैप्टर में किया जाता है। हम आगे देखने वाले हैं कि हाउ इट हैपन्स। नेक्स्ट, it can also be compared with the concept of elasticity of demand of the economic subject। याद करो बच्चों, आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के अंदर या डिमांड चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ सोचते थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज। आप ऐसा कुछ करते थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट, आपको कुछ याद आ रहा होगा। एंड इसको डिवाइड करते थे आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। आई एम श्योर आपको ये याद आ रहा होगा। और ये आपको क्या समझाता था कि अगर प्राइस में कुछ परसेंटेज का फर्क आया तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फर्क आएगा, राइट। सो वैसे ही कुछ हम करने वाले हैं, बट यहां प्राइस एंड क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे हम। इसकी जगह पे हम बात करेंगे बिजनेस के रेवेन्यू यानी कि सेल्स एंड अलग अलग लेवल के प्रॉफिट की। सो आई एम श्योर एक बेसिक आइडिया बच्चों आपको आ रहा है कि लिवरेज चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड इन द चैप्टर। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो है वो आपको ये बताने वाला है कि हमें इस एफएम के चैप्टर में जब भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, कोई इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही बनेगा। मेरी बात समझिए बच्चों, हम एक फॉर्मेट को फॉलो करेंगे एफएम में, खास करके इस चैप्टर में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बनाएंगे। तो वो फॉर्मेट कैसा होगा और हमेशा हमें उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि वो फॉर्मेट कैसा बनेगा, जिससे आगे में जैसे ही सम्स शुरू करूं आपको आइडिया आए कि उस सम्स में आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहां पे हम बनाते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैं लिखना शुरू करता हूं तो सबसे पहले आएगा सेल्स यानी कि रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। इसमें से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से पहले जो हम प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन का वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा। ये माइनस होने के बाद जो आपको मिलेगा उसे मैं कहूंगा कंट्रीब्यूशन। क्या नाम दूंगा बच्चों उसे? कंट्रीब्यूशन। सो सिंपली स्पीकिंग, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन में से माइनस होगा बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ या प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ ऐसा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। और जैसे ही मैं फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करूंगा जो मुझे मिलेगा उसका नाम आपको शॉर्ट में ही याद रखना है,
मतलब बोलना पूरा है लेकिन लिखना शॉर्ट में है, दैट इज कॉल्ड EBIT। एंड EBIT का मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वापिस एक बार बोलेंगे बच्चों, EBIT का मतलब क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से जो माइनस होगा वो माइनस होगा इंटरेस्ट, इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट। अगर बिजनेस में कोई डेट की डिटेल दी है तो उस डेट पे आने वाला जो भी इंटरेस्ट है वो हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे कहा जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। क्या कहा जाएगा? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। और इसमें से नेचुरली आप समझ ही गए होंगे कि इसमें से टैक्स माइनस होगा, जो भी परसेंटेज दिया हो उस परसेंटेज पे टैक्स माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उससे हम कहेंगे EAT, यानी कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब कभी कभी इस अर्निंग्स को प्रॉफिट भी लोग बोलते हैं, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स की जगह पे आप अगर इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहना चाहो तो भी चलता है, बट हम अपने इस चैप्टर में, अपने इस सेशन में इसको हमेशा अर्निंग्स के नाम से पहचानेंगे। बच्चों, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स के बाद अगर है, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कुछ है, अगर सम में दिया है तो प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें से कटेगा। अगर ये सम में दिया है तो, अगर ये सम में नहीं दिया है तो नेचुरली इसे माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली जो बचेगा उसे कहा जाता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। वापिस एक बार, EAES यानी क्या होगा? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो देखिए एक पूरा फॉर्मेट आपके सामने बन चुका है, एंड आई एम श्योर आप हमेशा इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिवरेज के इस चैप्टर में बनाना हो। देखिए कुछ अमाउंट्स की कॉलम भी मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है। द सेशन इज परफेक्टली वेल प्लान्ड। आपको सिर्फ ध्यान देना है बच्चों, बिलीव मी, बहुत ही अच्छे और क्वालिटेटिव तरीके से कंसेप्चुअली आपका ये चैप्टर मैं पूरा करवाऊंगा। चलिए, ये जो अमाउंट की कॉलम है ना, उसमें कुछ हाइपोथेटिकल फिगर का इस्तेमाल करके हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अगर एक बार ऐसा मान लूं कि जो रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस है वो 2 लाख रुपया है, सपोज द सेल्स रेवेन्यू इज 2 लाख रुपीज एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ द सेल्स। एक बात समझिए बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, जिसको मैं शॉर्ट में से VC भी कह सकता हूं, ये वेरिएबल कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन और सेल्स के साथ जुड़ी हुई होती है। यानी कि जितने यूनिट्स बनेंगे या जितने यूनिट्स हम बेचेंगे उसी के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी प्लस और माइनस होती रहती है, राइट? तो मान लो कि ये सेल्स का 50% है, ऐसा मान लो, टू मेक इट सिंपल। तो वेरिएबल कॉस्ट यहां पे कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपीज हो जाएगी, जो मैं माइनस करूंगा। इससे जो मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा बच्चों, दैट विल ऑल्सो बी 1 लाख रुपीज। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, जिसको हम शॉर्ट में FC कह सकते हैं। मान लो ये फिक्स्ड कॉस्ट का फिगर मैं एक बार मान लेता हूं 50,000। नाउ इन एनी केस, चाहे मेरा सेल्स बढ़े या कम हो जाए, चाहे मेरा प्रोडक्शन बढ़े या कम हो जाए, ये जो कॉस्ट है वो हमेशा 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 फिक्स्ड ही रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फिगर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? इट इज 50,000। अब इसमें इंटरेस्ट एक बार हम 10,000 प्रिज्यूम कर लेते हैं, ये भी एक तरह की फिक्स कॉस्ट ही होती है, बट इसे मैं कहूंगा कि ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, राइट? ऊपर वाली जो फिक्स कॉस्ट है उसे हम नाम क्या देंगे? इट इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। और ये नीचे वाली जो फिक्स कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, उसे हम नाम क्या देंगे? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो इसके बाद जो हमें मिलेगा उसका नाम होगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, जो कि 40,000 का फिगर यहां पे आ जाता है, राइट? अब मैं टैक्स की अगर बात करूं, ये 40,000 लिखूंगा प्रॉपरली। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो टैक्स का रेट एक बार, टू बी ऑन सेफर साइड एंड मेक इट सिंपल, लेट अस टेक इट टू बी 50%। तो आपका 20,000 रुपीज का तो इसमें टैक्स आ जाएगा, एंड फाइनली आपका जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आएगा वो 20,000 आएगा। एक बार के लिए ऐसा मान लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं है, तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी 20,000 आएगा। सो आई एम श्योर आपको एक आइडिया आ रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो हमारा बन गया। इसके बाद मैं वापिस एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना चाहता हूं उसके बाजू वाली कॉलम में, बट अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं ऐसा मानना चाहता हूं, सुनना बच्चों, मैं ऐसा मानना चाहता हूं कि मेरा जो सेल्स है वो
10% से इंक्रीज हो जाता है। सो देर इज अ चेंज ऑफ पॉजिटिव 10% इन माई सेल्स, ऐसा मैं मानना चाहता हूं और उसके हिसाब से मैं देखना चाहता हूं कि मेरा नया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनेगा। प्लीज ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके नोटबुक में पहले बनाएं या तो फिर वीडियो के साथ साथ नोटबुक में लिखते जाए। देखिए सेल्स जो है वो 2 lakhs का था, अगर उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो जाए तो सेल्स हो जाएगा 2,20,000। बच्चों अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का 50% ही है, तो 50% रहने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 1,10,000, राइट। द वेरिएबल कॉस्ट विल बी 1,10,000। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में जैसे ही माइनस करूंगा जो मुझे कंट्रीब्यूशन का फिगर मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी ₹1,10,000। और उसके बाद जो फिक्स्ड कॉस्ट है, एज आई एक्सप्लेन यू, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फिक्स कॉस्ट का फिगर है वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, राइट। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो फिक्स कॉस्ट का जो फिगर रहेगा दैट विल बी हाफ 50,000 ओनली, जो कि 50,000 पहले भी था, अब भी 50,000 ही रहेगा। अब इसमें से ये माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट अमाउंट विल बी 60,000, राइट। एंड उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट को माइनस करूं, इंटरेस्ट बीइंग अ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 ही जाएगा। और अगर मैं अर्निंग बिफोर टैक्स का फिगर लेके आऊं तो वो फिगर हो जाएगा 50,000 का फिगर। अब टैक्स जो है वो कि 50% होने की वजह से 50,000 का 50% यानी कि 25,000 आ जाएगा। इससे जो आपको अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मिलेगा दैट फिगर विल ऑल्सो बी 25,000, राइट। थोड़ी देर के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड को भूल जाते हैं तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का फिगर भी 25,000 ही होगा। आपने नोट किया हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया बच्चों। ध्यान ये रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी सेल्स के डेफिनेट परसेंटेज के हिसाब से वो चेंज होता है। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, राइट। वैसे ही इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो भी एक तरीके से फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होने की वजह से वो फिगर भी हमेशा फिक्स ही रहता है। चलिए, तो हमने 10% अप किया सेल्स को। एक चीज आप नोट करो बच्चों, सेल्स जैसे ही 10% अप हुआ, हमारा प्रॉफिट देखो 10% अप नहीं हुआ है। अगर आप ये अर्निंग आफ्टर टैक्स देखोगे तो 10% अप नहीं हुआ है, कुछ डिफरेंट परसेंटेज है। अगर आप परसेंटेज को फाइंड आउट करोगे तो 20,000 का 25,000 हो जाना ये एक्चुअली आपको बताता है इंक्रीमेंट ऑफ 25%। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपका सेल्स अगर 10% बढ़ता है तो आपका अर्निंग्स है वो सीधा 25% बढ़ता है बच्चों। इजंट इट वेरी फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग कि ये कैसे हुआ, इसे हमें समझना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अभी वापिस हमें एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए उसके बाजू में और एक कॉलम बनाता हूं जिसके अंदर इस बार मैं करने वाला हूं कि 10% अगर सेल्स डाउन हो जाए तो क्या होगा। 10% अगर सेल्स डाउन हो जाए तो क्या होगा। चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेल्स अगर 10% डाउन हो गया, अब किसके मुकाबले 10% डाउन, तो ये जो वाइट फिगर है बच्चों उसी के मुकाबले हमें 10% डाउन लेना है। वी आर नॉट गोइंग टू डू द 10% डाउन इन दिस ग्रीन फिगर, क्योंकि वाइट जो फिगर्स मैंने लिखे हैं वो हमारा मेन टेबल है और उसी के हिसाब से हमें बाकी सब में देखना है। तो ये जो 2 लाख का सेल्स है उसे अगर मैं 10% डाउन कर दूं सो नेचुरली वो सेल्स हो जाएगा 1,80,000। थोड़ा स्पीड में जाएंगे बच्चों। फिर वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं विच इज अ 50% ऑफ सेल्स, तो 1,80,000 का 50% यानी कि 90,000 होगा। तो जो कंट्रीब्यूशन बचेगा वो कंट्रीब्यूशन भी कितना आ जाएगा बच्चों, 90,000। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स ही रहता है तो वो 50,000 ही रहेगा। अगर 90,000 में से मैं 50,000 को लेस करता हूं तो 40,000 रुपीज़ का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस करता हूं जो कि फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट था तो वो 10,000 माइनस होगा, तो आपको अर्निंग्स बिफोर टैक्स का जो फिगर मिलेगा वो 30,000 मिलेगा।
अगर मैं टैक्स को माइनस करूं विच इज 50%, अगर मैं 15,000 का इसमें से टैक्स माइनस करूं तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी हमें 15,000 ही मिलेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है ऐसा हम मानेंगे तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का फिगर भी होगा 15,000। अब चेक करेंगे अगर यहां पे वापिस एक बार हमारा सेल्स 10% डाउन हुआ मेन टेबल के मुकाबले, तो हमारा जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है बच्चों, ध्यान से देखो, वो सीधा अगर आप देखोगे तो 25% से डाउन हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर 20,000 का 15,000 हो गया यानी कि 5,000 कम हुआ। ये 5,000 जो कम हुआ उसका अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा 20,000 के बेस पे तो वो परसेंटेज कितना आ जाएगा बच्चों? 25% आएगा। सर 10% के सामने 25% हो रहा है, ये कुछ अजीब हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ यही चेंज नहीं, अगर मैं देखूं तो मैं ईबीआईटी का चेंज भी देख सकता हूं। जैसे अगर मैं ईबीआईटी के चेंज की बात करूं, जैसे हमारा सेल्स 10% अप हुआ था, अगर आप मेरे ईबीआईटी को ध्यान से देखो तो ईबीआईटी सीधा 20% अप हुआ था। 50,000 का 60,000 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 10,000 से बढ़ा, और 10,000 से बढ़ा मतलब सीधा ये बढ़ा है 20%। 10,000 से बड़ा मतलब क्या बच्चों? सीधा ये 20% बढ़ा है। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहां से 50,000 से 40,000 का ईबीआईटी हो गया, सेल्स मेरा 10% डाउन हुआ, उसकी वजह से जो ईबीआईटी का फिगर है वो सीधा 50,000 का कितना हो गया? 40,000 हो गया। ये 20% डाउन हुआ है। सर सेल्स में जो फर्क आ रहा है ना, वो सेम फर्क ईबीआईटी और ईएटी में नहीं आ रहा। कुछ तो इसमें अजीब हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ मैथ्स का पॉइंट ऐसा है जो शायद हम मिस आउट कर रहे हैं। कैसे हो रहा है ये बच्चों? यही इस चैप्टर का मेन राज है। इस चैप्टर में जब हम लिवरेज सीखेंगे तब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। राइट, आई एम श्योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है वो आपको समझ में आ गया है। वो थर्ड कॉलम मैंने पीएनएल में क्यों खाली रखी है वो भी आपको थोड़ी देर बाद जानने का मौका मिलने वाला है। राइट, सो प्लीज आई एम श्योर आप समझ गए होंगे अब तक में कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। दो चीजें आपको याद रखनी है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स, चाहे सेल्स बढ़े या चाहे सेल्स कम हो, और वैसे ही इंटरेस्ट भी हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि इंटरेस्ट भी एक तरीके से फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट ही होता है। चलिए बच्चों, ये समझने के बाद मैं आपको लेके जाना चाहता हूं राइट एक ऑपरेटिंग लिवरेज की ओर, जो कि हमारे इस चैप्टर का एक पहला पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं हम ऑपरेटिंग लिवरेज को कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है। फिर हम वापस पीएनएल में जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको सिर्फ बनाना भी अगर आ गया है सो इट्स मोर देन इनफ। पहले देखते हैं हम ऑपरेटिंग लिवरेज। ये हमारे इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला है ऐसा आप मान सकते हो। देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो है बच्चों उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। परसेंटेज चेंज इन EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय, मैं इसे करूंगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऑफ द बिजनेस, सेल्स कहो या रेवेन्यू कहो। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ द ऑपरेटिंग लिवरेज। वापिस एक बार देखिए, इट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो क्या इसी फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करने वाले हैं? नहीं, हम एक अलग वर्जन ऑफ द फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है वो इसका एक ओरिजिनल मेन फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम जो इसका वर्जन इस्तेमाल करेंगे वो बच्चों ये रहेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू, हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं सम्स गिनते वक्त जो आपको याद रखना है वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आप कहेंगे सर यहां देखिए व्हाइट कलर का जो फॉर्मूला लिखा है उसमें तो EBIT ऊपर की तरफ है और ये येलो कलर के फॉर्मूला में आपने EBIT को नीचे ले लिया, और ये जो डिनोमिनेटर था व्हाइट कलर के फॉर्मूला में वो परसेंटेज चेंज इन सेल्स था। सेल्स तो येलो फॉर्मूला से गायब ही हो गया और उसकी जगह पे हमने कंट्रीब्यूशन न्यूमरेटर की तरह ले लिया। सर ये हो क्या रहा है?
बच्चों इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, या इस वाइट फॉर्मूला से मैं ये येलो फॉर्मूला तक कैसे पहुंचा, ये चीज़ तो मैं आपको एक्सप्लेन करने ही वाला, राइट। लेकिन अभी के लिए आपको ऐसा याद रखना है कि ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे सम्स को गिनने के लिए, वो होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। आई एम श्योर आपको कंट्रीब्यूशन क्या है वो मालूम है, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड EBIT जो है वो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आगे का रेफरेंस ले सकते हैं। अच्छा, एक दो चीजें और मुझे आपको साथ साथ में सिखानी है। वन इज अबाउट PV रेशियो, PVR, इसका पूरा नाम है क्या है बच्चों? इसका पूरा नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये सब फॉर्मूला सपोर्टिव फॉर्मूला है। कई बार सम्स के अंदर कुछ PV रेशियो की भी डिटेल दी होती है, तो उसका इस्तेमाल हम कर सके इसलिए मैं PV रेशियो का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। फॉर्मूला ऑफ PV रेशियो विल बी कंट्रीब्यूशन, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, अपॉन सेल्स इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, और इंटू 100 नहीं करोगे तो वो प्रोपोर्शन में रहेगा। सो इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ये हमारा हो गया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला। अभी इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। एक और फॉर्मूला जो हमें इस स्टेज पे याद रखना है वो है VCR, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। आगे मैंने अभी आपको ये P&L अकाउंट में वैसे समझाया तो है। इसका फॉर्मूला बनेगा वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आएगा, और अगर आप इंटू 100 नहीं करोगे तो वो प्रोपोर्शन में आएगा। चलिए इस चीज को थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। इसके लिए वापस मुझे आपको उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे वापस आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं पहले बात करता हूं इसमें PV रेशियो की। देखिए PV रेशियो मतलब ये सेल्स और कंट्रीब्यूशन का रिश्ता है। अगर आप ध्यान से देखें तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स अगर मैं करूंगा तो मुझे 50% मिलेगा। इट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में मेरा PV रेशियो आएगा वो आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख। मैं जीरो को काट देता हूं, इंटू 100 अगर करूंगा तो मुझे 50% का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इस पर्टिकुलर सवाल में मिल रहा है। और अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की बात करूं बच्चों तो वो सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन है। अगर आप देखेंगे तो बाई चांस यहां पे सेल्स के मुकाबले वेरिएबल कॉस्ट भी 50% है, तो मैं यहां पे जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिन सकता हूं वो मैं कैसे गिन सकता हूं बच्चों? राइट, मैं इधर ही छोटा सा फॉर्मूला लिख दूं। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू होगा वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स, राइट, इनटू 100। अब अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट लिखूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट भी अपनी 1 लाख है, मैं जीरो को कट कर देता हूं अननेसेसरी जो जीरो है उसे, और सेल्स को 2 लाख लिख देता हूं यानी कि 20 लिख देता हूं, इंटू 100 करके ये भी मैं आपको 50% कह सकता हूं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड मैटर इन्वॉल्विंग जस्ट अ कॉमन सेंस। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि 1 रुपया अगर मेरा सेल्स है, सपोज ये मेरा 1 रुपया है, तो ये उसका आधा यानी कि 1 लाख जो है वो 50 पैसे के बराबर हुआ बच्चों, और नीचे का 1 लाख है वो 50 पैसा कट करके आया कि 1 लाख रुपए में आपने सेल्स किया, उसमें से 50 पैसा अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी तो बाकी का जो 50 पैसा बचा है वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों। तो आई एम श्योर आप बात को समझ रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड कंट्रीब्यूशन वो कुछ नहीं है, एक सेल्स के साथ परसेंटेज रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है। चलिए वापस चलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज के उस पेज में और चीज को समझने की ट्राई करते हैं। चलिए ऑपरेटिंग लिवरेज में आ गया। एक चीज आप शायद समझे होंगे जो मैंने आपको आगे बताई, वो मैं यहां पे एक अलग कलर से लिखना चाहता हूं बच्चों। अगर आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इन परसेंटेज प्लस अगर आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इन परसेंटेज करोगे बच्चों तो आपको टोटल 100% मिल जाएगा। तो आपको टोटल 100% मिल जाएगा। और अगर प्रपोर्शन में यही चीज करने की ट्राई करो तो अगर आप PV रेशियो प्रपोर्शन में लेंगे
प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर प्रपोर्शन में लेंगे तो टोटल आपको मिलने वाला है 1। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अगर मुझे पीवी रेशियो मालूम हो तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो तुरंत मिल जाएगा, और अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मालूम हो तो मुझे पीवी रेशियो तुरंत ही मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी बच्चों हमें ध्यान में बहुत ही अच्छी तरह रखनी है। चलिए, ये हमने समझा ऑपरेटिंग लिवरेज का मेन जो फॉर्मूला है वो वाइट फॉर्मूला है देखा। फिर हम जो फॉर्मूला का वर्जन इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये येलो कलर का वर्जन इस्तेमाल करेंगे, वो हम देखेंगे। और बाकी के मैंने आपको थोड़े फॉर्मूलाज दिए, आई एम श्योर ये फॉर्मूला सब आप अच्छी तरह याद रखोगे। तो आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज कहता क्या है। देखिए, इट शोज द रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। सेल्स एंड ईबीआईटी का क्या रिश्ता है वो ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है। आप ये पहले व्हाइट कलर के फॉर्मूला में देख ही सकते हैं, ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बताता है विथ रेफरेंस टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो नेचुरली ये सेल्स एंड ईबीआईटी का एक रिश्ता आपको बताता है। इट शोज हाउ मच टाइम कंट्रीब्यूशन इज विथ रेफरेंस टू ईबीआईटी। यहां देखिए बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं येलो फॉर्मूला की। येलो फॉर्मूला में आप देखेंगे तो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर कंट्रीब्यूशन है, और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है ईबीआईटी। सुनिए मेरी बात, न्यूमरेटर जो है वो कंट्रीब्यूशन है एंड डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है ईबीआईटी। तो एक तरीके से ये क्या बताता है कि कंट्रीब्यूशन है वो ईबीआईटी से कितना गुना है, कितना टाइम्स है, राइट। तो एक और इंटरप्रिटेशन इसका हो गया। अगर आगे देखें तो इसका एक ड्राइवर है, ये आपको याद रखना है। अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं वापस पीएनएल में लेके जाऊंगा तब समझ में आएगा। याद रखना है कि ऑपरेटिंग लिवरेज का जो ड्राइवर का मीनिंग आप सिंपल यहां पे समझ सकते हो कि ऑपरेटिंग लिवरेज आने का रीजन क्या है। उसका रीजन है बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग लिवरेज आने का रीजन क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसका ड्राइवर है फिक्स्ड कॉस्ट। इसका इंटरप्रिटेशन देखिए ना, दिस इज मोस्ट टाइम पी फॉर यू। इससे काफी सारे सवाल हमारे सॉल्व होने वाले हैं, तो प्लीज ये ध्यान रखना। इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर आप परसेंटेज चेंज इन सेल्स को मल्टीप्लाई करते हो ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ तो आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मिल जाएगा। आप कहोगे सर ये कितना टेक्निकल और अजीब लग रहा है। बच्चों कुछ अजीब नहीं है, सी द वाइट फॉर्मूला वंस अगेन। अगर आप वाइट फॉर्मूला को देखोगे, अगर मैं ये परसेंटेज चेंज इन सेल्स को ऑपरेटिंग लिवरेज से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, नेचुरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये परसेंटेज चेंज इन सेल्स को अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो नेचुरली मुझे क्या मिलेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सो आई एम श्योर दिस इज नॉट एट ऑल टेक्निकल फॉर यू। इसी चीज को हम वापिस भी देखने वाले, अभी बहुत कुछ ऑपरेटिंग लिवरेज में देखना बाकी है। दिस इज अ काइंड ऑफ समरी विच आई एम गिविंग यू नाउ। जैसे ही हम सम्स चालू करेंगे आई एम श्योर आपको इन सब चीजों के बारे में और अच्छी तरह समझ में आना चालू हो जाएगा। तो पहले इतनी अच्छी आपको नोट्स प्रॉपरली बनानी है। चलिए, मैं ऑपरेटिंग लिवरेज को अब गिनने वाला हूं हमारे उस मेन टेबल में, राइट। तो वापिस हम मेन टेबल में चलते हैं एंड ऑपरेटिंग लिवरेज को हम लोग गिनने वाले हैं। ये टेबल आपके सामने वापिस आ गया है बच्चों, राइट। ये रहा टेबल, इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज गिनते हैं। बोलो बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज ये व्हाइट कलर के अंदर हमें गिननी है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे अगर नीचे की तरफ गिनूं यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज, प्लीज जरा आप ध्यान देना इसके अंदर। सो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला जो हम सीखते हैं और जो हमें लगाना है सम्स में, वो होने वाला है, आपको सिखाया गया है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। मेरे बच्चों कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन 1 लाख है, तो मैं 1 लाख लिखूंगा कंट्रीब्यूशन, राइट। और ईबीआईटी का फिगर कितना है, इफ यू सी द फिगर ऑफ ईबीआईटी इज 50,000, फिगर इज 50,000। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 का ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, 2 का ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा। ये व्हाइट कलर के टेबल में हमने गिना। मैं वैसे ही फाइनेंशियल लिवरेज भी गिनूंगा, लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज गिनूं उससे पहले चलिए हम चलते हैं और फाइनेंशियल लिवरेज को समझने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का फंडा समझ में आया होगा। ये देखिए बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फंडा हमने समझा उसमें अभी भी काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें सीखनी बाकी है। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज के ये वाइट कलर के फॉर्मूला से हम ये येलो कलर के फॉर्मूला में कैसे आए, बट ये सभी चीज़ें राइट टाइम पे वीडियो में आगे के पार्ट में कवर करके आपको बताई जाएगी बच्चों। चलिए, अब ऑपरेटिंग लिवरेज जो हमने समझ लिया है उसके बाद मुझे आपको समझाना है फाइनेंशियल लिवरेज। तो मैं पहले आपको फाइनेंशियल लिवरेज की ओर लेके चलता हूं।
फिर बाकी सारी बातें ऑपरेटिंग लीवरेज में भी हम करते रहेंगे। अभी एक बेसिक हमें फॉर्मूला को समझने का काम करना है। तो देखिए आपके सामने आ गई है फाइनेंशियल लीवरेज, और फाइनेंशियल लीवरेज को समझने की हम कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज जो है बच्चों, वो बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क मेजर करता है। क्या मेजर करता है? बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क मेजर करता है। चलिए इसके फॉर्मूला को मैं लिखता हूं, पहले मेन फॉर्मूला लिखूंगा। सो फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो किस तरीके से गिनना है, ध्यान देना बच्चों। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, और मैं कह सकता हूं ईबीटी भी कह सकता हूं, ईबीटी की जगह पे मैं इसको ईएटी भी कह सकता हूं। सो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईएटी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मतलब ये ईबीआईटी से लेके ईबीटी का आपको रिलेशन जोड़ के बताता है। बट हम जो फॉर्मूला का वर्जन इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों, वो वर्जन कुछ इस तरीके से होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फाइनेंशियल लिवरेज ये हमें यूज करना है सम में, इज इक्वल टू हम इस्तेमाल करने वाले हैं ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये फॉर्मूला हमारा यूज करने वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का हम यूज करने वाले। आप कहेंगे बच्चों के वापिस गड़बड़ हो रही है, ये व्हाइट कलर के फॉर्मूला में देखें तो ईबीआईटी नीचे की साइड पे है, और येलो कलर के फॉर्मूला में आ गए तो ईबीआईटी ऊपर की साइड चला गया, राइट। ये परसेंटेज इन ईबीटी व्हाइट कलर के फॉर्मूला में ऊपर की साइड पे था, और वही येलो कलर के फॉर्मूला में ईबीटी नीचे की साइड पे आ गया। ये क्या हो रहा है? ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है, इसके बारे में भी आपको वीडियो के आगे के पार्ट में एकदम डिटेल में बच्चों समझाया जाएगा। बट अभी के लिए मैं आपको जो कहा वही आपको फॉलो करना है। ये व्हाइट कलर का फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला है, येलो कलर का फॉर्मूला उसी ओरिजिनल फॉर्मूला में से आया है। कैसे आया है वो समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूं, थोड़े सम सिखा दूं, थोड़े आप लिवरेज में पक्के हो जाओ, फिर हमें इसके कंसेप्ट के बारे में बात करनी है बच्चों, राइट। चलिए फाइनेंशियल लिवरेज क्या करता है वो अगर देखें तो फाइनेंशियल लिवरेज रिलेशन बताता है ईबीआईटी एंड ईबीटी। ईबीटी की जगह पे ईएटी भी लिख सकते हैं, और ईएटी की जगह पे चाहे तो आप ईपीएस भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? थोड़ी देर बाद वापिस आपको प्रॉफिट एंड लॉस के उस टेबल में लेके चलता हूं, तब आइडिया आने वाला है। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो इट शोज हाउ मच टाइम EBIT is with reference to EBT। देखिए जो पहला सेंटेंस था वो आपको व्हाइट कलर के ओरिजिनल फॉर्मूला के बारे में बात कहता है, और ये जो दूसरा सेंटेंस लिखा है वो इस येलो कलर के फॉर्मूला के बारे में बात कहता है। क्या बताता है ये येलो कलर का फॉर्मूला? कि EBIT और EBT का रिलेशन क्या है, यानी कि EBIT EBT के मुकाबले कितना टाइम्स है, कितना गुना है, ये हमें इस लिवरेज से पता चलता है। इसका ड्राइवर क्या होगा? तो जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज का ड्राइवर फिक्स कॉस्ट था बच्चों, वैसे ही फाइनेंशियल लिवरेज का जो ड्राइवर है वो भी एक तरह की फिक्स्ड कॉस्ट ही है। कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट की बात करता है। इसकी वजह से फाइनेंशियल लिवरेज बनता है बच्चों। इसका इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें तो बहुत ही ईजी है। इट सेज दैट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होगा, इसको अगर मैं फाइनेंशियल लिवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ईएटी या तो ईपीएस मिलेगा। इन चीज़ों से घबराइएगा नहीं। अगर आपको ये मेन वाइट फॉर्मूला याद है ना, तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिकली याद है बच्चों। आपको इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिकली याद है। कैसे? आप सीधा ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनेंशियल लिवरेज से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, सो आई एम श्योर आप समझ गए कि आपको ऑटोमेटिक परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या तो ईएटी या तो ईपीएस मिलने ही वाला है, राइट। सो इंटरप्रिटेशन इज वेरी इजी। आपको व्हाइट कलर का मेन फॉर्मूला अगर याद रहा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। चलिए फाइनेंशियल लिवरेज गिनते हैं हम। किस में जाके गिनेंगे फाइनेंशियल लिवरेज? हम गिनेंगे फाइनेंशियल लिवरेज उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मैंने बनाया था। वापिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। इसके अंदर मैं फाइनेंशियल लिवरेज गिनना चाहता हूं बच्चों, ये व्हाइट कलर के मेन टेबल से। देखिए फाइनेंशियल लिवरेज कहीं नीचे यहां पे गिनता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितनी जगह है उसमें कहीं सेट अप इसको हम कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल लिवरेज जो आएगा उसका फॉर्मूला जो मैं याद रखना था वो कौन सा था बच्चों? EBIT
अपॉन EBT। अगर ये वाइट कलर के फिगर में मैं EBIT देखूं तो EBIT का फिगर आता है 50,000, तो EBIT के फिगर को उठा के मैंने लिख दिया 50,000 एंड डिवाइडेड बाय जो EBT है वो है 40,000, 40,000। सो मैं EBT का फिगर लिखता हूँ 40,000। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आप समझ पाएंगे कि जो मेरा लिवरेज का फिगर आएगा बच्चों, 50,000 डिवाइड बाय 40,000 इज गोइंग टू बी 1.25 टाइम्स कह सकता हूं इसे। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही जो चीजें लिखी है ऑपरेटिंग इन फाइनेंशियल लिवरेज, इन दोनों का जो यूनिट है वो टाइम्स में आएगा। कितना टाइम्स है, कितना गुना है, ये हमें कहना चाहते हैं वो। तो देखिए फाइनेंशियल लिवरेज भी गिनती तो हमने कर ली, क्या आंसर आता है बच्चों, 1.25 टाइम्स। ये हमारी फाइनेंशियल लिवरेज आ गई। इसका इस्तेमाल कैसे करना है थोड़ी देर बाद हम देखने ही वाले हैं, राइट। अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं एक तीसरा लिवरेज, ये गिनने के बाद, जो कि लिवरेज का नाम है कंबाइन लिवरेज। हमें ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल के बारे में बाकी की बातें भी करनी है, बट अभी एक बार हम कंबाइन लिवरेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने लेके आता हूं स्क्रीन पे कंबाइन लिवरेज। देखिए कंबाइन लिवरेज क्या होता है, इसको भी हम अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला समझ में आ गया है तो आराम से कंबाइन लिवरेज भी आपको समझ में आएगा बच्चों। चलिए मैं कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला लिखता हूं, पहले मेन फॉर्मूला। तो कंबाइन लिवरेज का मेन फॉर्मूला क्या है, वो कहता है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स, और आप ले सकते हो अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इवन एक बार आप EPS भी ले सकते हो। डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा हमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये इसका एक ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। मैं वापस येलो कलर से लिखता हूं वो फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कंबाइन लिवरेज के हम दो एक्चुअली फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो है कि मैं ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज कर दूं, एंड दूसरा वर्जन ऑफ द फॉर्मूला है कि कंबाइन लिवरेज इज इक्वल टू सीधा मैं कर दूं कंट्रीब्यूशन, सीधा मैं कर दूं कंट्रीब्यूशन एंड अपॉन कर दूं EBT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT नहीं, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। ये करने से मुझे कंबाइन लिवरेज मिल जाएगा। कंबाइन लिवरेज एक्चुअली कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल दोनों को कंबाइन कर दिया है और नाम दे दिया है कंबाइन लिवरेज, और कुछ नहीं है। मैं बच्चों इसको आपको गिन के दिखाना चाहूंगा, वही वापस प्रॉफिट एंड लॉस के टेबल में हम जाएंगे और कंबाइन लिवरेज को भी गिनेंगे। चलिए, अच्छा कंबाइन लिवरेज क्या करता है वो हम देखते हैं बाद में। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए, यहाँ पे कंबाइन लिवरेज गिनना है, जगह जहाँ पे है वहाँ साइड पे एक बार गिन लेता हूँ। जैसे कंबाइन लिवरेज इस सवाल में कैसे आता, अगर मैं व्हाइट कलर की फिगर को देखूँ, दिस आर अवर मेन फिगर्स, राइट। तो कंबाइन लिवरेज मुझे लेना पड़ता या तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT करना पड़ता, दिस इज माई कंट्रीब्यूशन, दिस इज माई EBT। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता तो ये कुछ ऐसे मुझे लिखना पड़ता, कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग्स बिफोर टैक्स, दैट इज EBT। अगर मैं इसमें फिगर रख दूं तो कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो 1 लाख आएगा, राइट। मैं इसको सीधा 10 भी लिख सकता था, और EBT का जो फिगर है वो आएगा 40,000 का फिगर। सो दैट गिव्स यू 2.5 टाइम्स। दिस इज माई कंबाइन लिवरेज, 2.5 टाइम्स। इसी को गिनने का जो दूसरा तरीका था वो मैंने आपको बताया था, कंबाइन लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। बच्चों हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है, ऑपरेटिंग लिवरेज 2 टाइम्स है, एंड फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो 1.25 टाइम्स है। सो दैट गिव्स यू अगेन 2.5 टाइम्स एज द कंबाइन लिवरेज। तो देखिए कंबाइन लिवरेज दोनों ही फॉर्मूला से आप आराम से गिन सकते हो, ये हमने देखा। आई एम श्योर बच्चों इस एग्जाम्पल से आपको बेसिक ये आइडिया तो आ रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइन लिवरेज को गिना कैसे जाता है। हम फाइनेंशियल लिवरेज के बाद कंबाइन लिवरेज के इंटरप्रिटेशन की भी थोड़ी बात करते हैं। पहले मैं आपको वापस कंबाइन लिवरेज में लेके चलता हूं और कंबाइन लिवरेज क्या कहता है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए कंबाइन लिवरेज का पहला पॉइंट हम देख सकते हैं, इट शोज रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड EBIT। सेल्स एंड EBT, सॉरी नॉट EBIT, सेल्स एंड EBT का रिलेशन बताता है। आप EBT की जगह पे यहाँ पे EAT भी लिख सकते हैं, राइट, और EPS भी चाहे तो लिख सकते हैं। अभी हमें EBT मान के चलना है, बाकी सम्स में मैं आपको चीज़ें बहुत क्लियर कर दूंगा।
तो देखिए व्हाइट कलर के फॉर्मूला को देखो तो ये क्लियर हो जाता है कि सेल्स और ईबीटी के बीच का रिलेशन ये बताता है। दूसरा अगर पॉइंट देखे तो इसका ड्राइवर यानी कि कंबाइन लिवरेज होने के रीजंस कौन कौन से हैं, तो यहां पे एक रीजन नहीं है, यहां पे दो रीजन है। एक तो हमारा जो इंटरेस्ट था दैट इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो था, एंड दूसरा जो है वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि हमारा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट था। ये दोनों ही इसके रीजन है कि कंबाइन लिवरेज क्यों एग्जिस्टेंस में आता है बच्चों। तो कंबाइन लिवरेज का आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है रीजन क्या है। कंबाइन लिवरेज का रीजन क्या होगा, इंटरेस्ट भी होगा और फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा, क्योंकि एक्चुअली में ये ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज का मिक्सचर ही तो है बच्चों। तीसरा अगर पॉइंट देखें तो इसका इंटरप्रिटेशन अगर समझने की हम ट्राई करें कि इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, तो इंटरप्रिटेशन है ये आपको बताता है परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू अगर मैं कंबाइन लिवरेज कर देता हूं तो मुझे परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईएटी और ईपीएस मिलेगा। वापिस आपको सेंटेंस पढ़ने में टेक्निकल लगता है बट एक्चुअली बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप ये परसेंटेज चेंज इन सेल्स को कंबाइन लिवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या तो ईएटी या तो ईपीएस मिल जाएगा। आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आप ईबीटी और ईएटी और ईपीएस क्यों लिख रहे हो। ये भी अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर होने वाला है। तो बच्चों ये हमने लिवरेज को समझा। अभी इस लिवरेज का इंटरप्रिटेशन वापिस हम एक बार उस टेबल में जाके करने वाले हैं, राइट। तो देखिए अब इंटरप्रिटेशन करने वाला हूं, फिर हम सम्स की शुरुआत करेंगे। सो बी विथ मी। चैप्टर को बहुत ही कंसेप्चुअली डिजाइन करने की कोशिश की गई है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वापिस आ गए हैं। अब कुछ समझने की ट्राई करते हैं। देखिए हमें इस सवाल का जवाब चाहिए था कि क्यों ऐसा हुआ। नाउ इट इज सो क्रूशियल बच्चों, ध्यान से समझना। क्यों ऐसा हुआ कि सेल्स में 10% का फर्क आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेल्स में 10% का फर्क आया तो हमारी ईबीआईटी में 20% का फर्क क्यों आ गया, दैट इज अवर क्वेश्चन, राइट। देखो ये जो जादू हुआ है ना, ये हुआ है ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से। हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज इस क्वेश्चन में 2 टाइम्स आया था। अगर मैं सेल्स के इस 10% को मल्टीप्लाई कर दूं इस 2 टाइम्स से, तो वो मुझे बताता है 20% का चेंज। हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में सीखा ही था कि अगर आप परसेंटेज चेंज इन सेल्स को ऑपरेटिंग लिवरेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मिल जाएगा। चेक करके देखो वापिस एक बार। 10% जो परसेंटेज चेंज इन सेल्स था उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो इस 2 यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज से, तो आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 20% मिल जाएगा। आई एम श्योर थोड़ा बहुत अब यह सेंस करने लगा है। वैसे ही जब आपका सेल्स 10% डाउन हुआ था बच्चों, तब आप देखेंगे तो आपका ईबीआईटी 20% डाउन हुआ था। इसका भी रीजन क्या था, ऑपरेटिंग लिवरेज था। चेक करके देखते हैं। 10% अगर आपका सेल्स डाउन होता है, इनटू अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो 20% से ईबीआईटी भी डाउन होगा। सो 10% नेगेटिव इंटू 2 टाइम्स गिव्स यू 20% नेगेटिव। तो देखिए किस तरीके से इसने सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशन जोड़ दिया है, जो कि हमने इंटरप्रिटेशन में देखा था। चलिए अब ये 25% की बात करते हैं। एक्चुअली ये 25% जो है उसको 2 तरीके से ला सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि मैं इस्तेमाल करूं फाइनेंशियल लिवरेज का। जरा ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल लिवरेज का इंटरप्रिटेशन क्या है बच्चों, ये ईबीआईटी और ईबीटी को जोड़ता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो ईबीआईटी से ईबीटी को जोड़ता है। मैं समझाता हूं। अगर मेरे ईबीआईटी में 20% का फर्क आया, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ये 1.25 टाइम्स की फाइनेंशियल लिवरेज से, करके देखो आप कैलसी पे 20 इंटू 1.25, ये आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली आपको 25% का फर्क पता चलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स में। आप कहोगे सर ईबीटी का था तो फिर ये ईएटी में क्यों चेक किया आपने। अरे आप ईबीटी में चेक करके देख लो ना, 40,000 का 50,000 हुआ, ये भी तो 25% ही होता है कि नहीं। यहां पे भी देखो 40,000 का यहां पे 30,000 हो गया, 30,000 हो गया, ये भी तो 25% डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। अब एक चीज आप नोट करो,
फॉर्मूला के हिसाब से देखें या समझे भी, तो अगर इसमें 25% फर्क आया है ईबीटी में, तो आपके ईएटी में भी 25% का ही फर्क आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कटता है वो टैक्स कटता है, और टैक्स एक कांस्टेंट रेट यानी कि 50% पे ही कट होने की वजह से जो फर्क ईबीटी में आएगा परसेंटेज टर्म्स में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ सिंपल मैथ्स, वही सेम परसेंटेज फर्क ईएटी में आएगा। आप ध्यान से देखें तो वही सेम फर्क आपको ईएईएस यानी कि ईपीएस में भी दिख सकता है। मेरा जो समझाने का मतलब है वो ध्यान से आप समझिए। इफ यू टेक दिस 20% परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, अगर उसको आप इस 1.25 से मल्टीप्लाई करते हो जो कि आपका फाइनेंशियल लिवरेज है, तो आपको ये 25% का चेंज मिल जाएगा। वैसे ही अगर इस नेगेटिव 20% को आप मल्टीप्लाई करते हो 1.25 से, तो भी आपको नेगेटिव 25% का फर्क पता चल जाएगा। ये है फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल, ये है फाइनेंशियल लिवरेज का यूज बच्चों, ठीक है। अब देखो कंबाइंड लिवरेज का यूज करते हैं। अभी आप एक बात समझिए जो हमने किया वो, राइट, मैं यहां पे इसको थोड़ा सा लिख के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं बच्चों। सेल्स से लेके अगर हमें जाना था ईबीआईटी के चेंज तक, सेल्स से ईबीआईटी, तो हमने जिस लिवरेज का इस्तेमाल किया उस लिवरेज को ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं। ईबीआईटी से अगर हमें ईबीटी का फर्क जानना था, इसमें ईएटी भी ले सकते हो, ईपीएस भी ले सकते हो, यू नो द रीजन। इन दोनों का चेंज जानने के लिए हमने जो इस्तेमाल किया वो हमने इस्तेमाल किया फाइनेंशियल लिवरेज का। लेकिन मुझे अगर डायरेक्ट सेल्स में से ईबीटी का फर्क जानना हो तो मुझे बीच में रुकना नहीं, ईबीआईटी के स्टेशन पे मुझे रुकना नहीं है, मुझे डायरेक्ट सेल्स में जो फर्क आया उससे सीधा ईबीटी में क्या फर्क आएगा वो जानना हो, तो बच्चों में डायरेक्ट दोनों ही लिवरेज का मिला जुला इस्तेमाल करूंगा। आप समझ गए होंगे कि मैं सीधा कंबाइंड लिवरेज का यूज कर दूंगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज जो आया था वो 2 टाइम्स आया था, इसको 2 ऐसे x लिख सकते हैं, 2 टाइम्स। फाइनेंशियल लिवरेज जो आया था वो 1.25 टाइम्स आया था बच्चों, एंड कंबाइंड लिवरेज जो आया था वो 2.5 टाइम्स आया था। अगर मैं डायरेक्ट कंबाइंड लिवरेज का यूज करूं तो देखो क्या मजा आने वाला है। सेल्स जैसे ही 10% अप होगा बच्चों, इनटू अगर मैं ये 2.5 कर देता हूं तो सीधा मुझे ईबीटी या तो ईएटी का फर्क मिल जाएगा। इट इज 10%, फॉलो द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, 10% into 2.5 actually gives you 25%. 10% negative into 2.5 gives you negative 25%. तो देखिए कंबाइंड लिवरेज का यूज करके आपको सेल्स से ईबीटी, ईबीआईटी और ईबीआईटी से ईबीटी ऐसे 2 स्टेशन पे जाना नहीं पड़ा। डायरेक्ट आपको पता चल गया कि सेल्स में जो भी फर्क है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कंबाइंड लिवरेज के साथ तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर आ जाता है वो परसेंटेज चेंज इन या तो ईबीटी आ जाता है या तो परसेंटेज चेंज इन सीधा ईएटी आ जाता है बच्चों। तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की तीनों लिवरेज को, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। मेरे बच्चों ये मोस्ट आईएमपी है आपके लिए। इस चीज को अगर आप याद रखोगे, अगर इस तरह का डायग्राम आप बना लोगे, कोई भी लिवरेज का क्वेश्चन आप एकदम आराम से सॉल्व कर पाओगे, उसकी मेरी गारंटी है। हमने तीनों लिवरेज को समझा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बारे में बात की। अब वक्त आ गया है कि हम क्या करें, एक का सिंपल सा सवाल पहले गिनते हैं जिसमें हम गिनेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। तो चलिए एक पहला ही क्वेश्चन मैं आपको गिनवाता हूं जिसमें हम करने वाले हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो खाली ऑपरेटिंग लिवरेज का है। नाउ प्लीज फोकस रखना, मैं सवाल पढ़ के इसको गिनना शुरू करता हूं। स्टेप बहुत ही आसान है, किसी भी सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद सिंपल फॉर्मूला लगा के हमें लिवरेज को गिनना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों। A company produces and sells 10,000 shirts. The selling price per shirt is rupees 500 and the variable cost is rupees 200 per shirt and the fixed operating cost is 25 lakh. कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए वो कैसे बनेगा,
तो मैं इसका सिंपल सा प्रेजेंटेशन आपको बताता हूं। हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स और लिखेंगे अमाउंट। अगर हम चाहे तो एक छोटी सी वर्किंग की कॉलम भी बाजू में बना सकते हैं, जिससे हम कोई भी वर्किंग नोट अगर है तो उसको दिखा पाए। वर्किंग नोट्स मेरा ये स्टाइल है और यही सही रहता है एग्जाम में भी, कि हम वर्किंग नोट को अमाउंट के कॉलम के कहीं बाजू में ही बनाए, जिससे आप आराम से इसे सॉल्व कर पाए। देखिए पर्टिकुलर्स में सबसे पहले मैं लिखूंगा सेल्स। अब इसमें सेल्स का फिगर कैसे आएगा, तो देखिए 10,000 शर्ट्स आपने बेचे हैं और 10,000 शर्ट इनटू प्राइस पर शर्ट है वो कितना है, 500 रुपीज़ है। प्राइस पर शर्ट है 500, तो आपको जो मिलेगा 500 इंटू 10,000, यानी दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली 50 लैक्स ऑफ द सेल्स। कैलकुलेटर हाथ में रखिए जिससे आप चीज़ों को अच्छे तरीके से गिन पाए, चेक करते रहना। तो 50 लैक्स का सेल्स आ गया। सेल्स में से नेचुरली माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट में वीसी ऐसा लिख देता हूं। वेरिएबल कॉस्ट 200 पर शर्ट है, तो 10,000 शर्ट इंटू मैं 200 करूंगा, दैट गिव्स मी 20 लाख एज द वेरिएबल कॉस्ट। अब ये माइनस करने से जो हमें मिलेगा उसको नाम देते हैं बच्चों हम कंट्रीब्यूशन, राइट। आई एम श्योर आपको पीएनएल अकाउंट कैसे बनाना है समझ में आ चुका है। कंट्रीब्यूशन का जो फिगर आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो डिफरेंस आ जाएगा 30 लैक्स। सो 30 लैक्स इज माय कंट्रीब्यूशन हियर। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस किया जाता है बच्चों, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया जाएगा। और देखिए ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 25 लाख दिया हुआ है, तो मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो कि 25 लाख है, तो मैं 25 लाख यहाँ से माइनस करूँगा और इससे जो मुझे फिगर मिलेगा बच्चों, दैट फिगर विल बी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 30 लैक्स में से 25 लाख माइनस होगा तो नेचुरली जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा दैट विल बी 5 लाख, तो हमें हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे मिल जाता है। इसके आगे इंटरेस्ट के बारे में हमें कोई डिटेल नहीं दी है, तो इंटरेस्ट को हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। चलिए अब मैं यहाँ पे साइड पे गिनता हूँ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला जो हम सम्स में लगाने वाले हैं वो क्या है बच्चों, वो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है। दैट फॉर्मूला वर्क्स एज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। आई एम श्योर फॉर्मूला आपको याद है। कंट्रीब्यूशन का फिगर अगर मैं देखूं तो हमारे क्वेश्चन में 30 लैक्स का फिगर कंट्रीब्यूशन का आ रहा है, और डिवाइडेड बाय अगर मैं EBIT करूं तो EBIT का फिगर है 5 लैक्स। तो इसका क्लियर मतलब है कि 6 टाइम्स ये आती है हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज। आई एम श्योर बच्चों आपको आइडिया आ रहा होगा कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फिगर कितना आया, यहाँ पे 6 टाइम्स ऑपरेटिंग लिवरेज का फिगर आता है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो आगे हम वीडियो में समझने वाले हैं। अभी हम खाली इसके कंप्यूटेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अगर एग्जाम में इस सम का कंप्यूटेशन आता है तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से इसका कंप्यूटेशन अच्छी तरह कर पाओ, तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज का कंप्यूटेशन हो जाता है। अब देखो दूसरा यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द सेल्स गोज अप बाय 10% कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन EBIT। देखो इसके लिए हमें ना ऑपरेटिंग लिवरेज की उस ओरिजिनल फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहले हम इसको लिखेंगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, तो ये था परसेंटेज चेंज इन EBIT। आई एम श्योर आप इसको याद रखे हुए होंगे। डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट। तो इसी का अगर मैं यूज करूं, अब मैं इसको अगर वो इंटरप्रिटेशन की लैंग्वेज में लिखूं तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना होगा बच्चों, वो 10% हमें दिया है, अप बाय 10%। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, परसेंटेज चेंज इन सेल्स अगर मैं ले लूं और उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज से, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, परसेंटेज चेंज इन EBIT मिलेगा कि नहीं। चलिए अब इसी के अंदर नंबर में भर देता हूं। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स 10% पॉजिटिव था, इनटू ऑपरेटिंग लिवरेज अगर 6 टाइम्स आया है तो मेरा परसेंटेज चेंज इन EBIT जो होगा वो 60% होगा। देखो बच्चों जंप देखो, यहां पे कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करो। जंप देखो, अगर आपके सेल्स में खाली 10% का पॉजिटिव फर्क आता है तो उससे आपके EBIT में सीधा उसका 6 टाइम्स यानी कि 60% का फर्क आ रहा है। 6 टाइम्स यानी कि 60% का फर्क आ रहा है बच्चों।
राइट? आप कहेंगे सर ये सब गिना तो है, लेकिन इसको साबित कैसे करें? समझ में कैसे आए कि सच में क्या ये 60% का चेंज आएगा? चलिए इस चीज़ को भी समझने की ट्राई करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक बार आपके समझने के लिए मैं सेल्स के अंदर 10% चेंज करके देखता हूं, ये समझने के लिए। एग्जाम में तो हमारा काम खत्म हो गया, इतना ही हमें एग्जाम में गिनना है, लेकिन एक बार समझने के लिए मैं यहां पे उसकी छोटी सी वर्किंग करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैं अमाउंट जो है ना वापिस लिखता हूं, सेल्स का अमाउंट वापस लिखता हूं, लेकिन इस बार सेल्स में 10% का पॉजिटिव चेंज करना है, तो 50 लाख की जगह पे ये 55 लाख हो जाएगा, 55 लैक्स। 10% इंक्रीज करूंगा तो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स के साथ जुड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 40% आ रहा है। इफ यू डू ऑन कैलकुलेटर 20 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 यू विल गेट 40% वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो यहाँ पे भी अगर मैं 40% करने की ट्राई करूँ तो 55 इंटू 40% यानी कि 22 लैक्स का मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। एक बार यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि ये 10% अप वाला अमाउंट है। इससे बच्चों जो मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे मिलेगा वो 33 लैक्स रुपीस का मिलेगा। एंड फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहता है, तो 25 लाख का अगर मैं फिक्स कॉस्ट यहां से माइनस करूं तो मेरे बच्चों जो मुझे EBIT का फिगर मिलेगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का जो फिगर मिलेगा वो फिगर मिलने वाला है सीधा 8 लैक्स। नाउ आई एम श्योर आप ये बात समझ ही सकते हैं कि 5 लाख रुपए का जो EBIT था पहले, वो अब कितना हो गया, सीधा 8 लाख हो गया। यानी कि 3 लाख रुपए का चेंज आया बच्चों, 3 लैक्स रुपीस का चेंज। अब ये जो 3 लैक्स रुपीस का चेंज आया है, लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर, 5 लाख का 8 लाख हो गया, यानी कि 3 लैक्स रुपीस का इसके अंदर चेंज आया है। ये 3 लाख रुपीस का अगर चेंज आप इस 5 लाख से कंपेयर करोगे ना बच्चों, तो वो 60% पॉजिटिव चेंज आया है। आई एम श्योर आप बात को समझ गए होंगे कि ये जो हमने नीचे इंटरप्रिटेशन किया वो कितना सही इंटरप्रिटेशन था। एन ऑपरेटिंग लिवरेज ने एक व्हाट इफ एनालिसिस का आपको आंसर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या सिखाया ऑपरेटिंग लिवरेज ने, कि अगर आपका सेल्स 10% बढ़ता है तो आपका EBIT डायरेक्ट 60% से बढ़ जाएगा। उसके लिए ये जो ग्रीन कलर की हमने वर्किंग की, दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज ऑपरेटिंग लिवरेज ने कितना सही आंसर दिया था। हम अगर ये वर्किंग नहीं भी करना चाहते, ये जो ग्रीन कलर वाली वर्किंग है, तो भी चलता, लेकिन पहला पहला क्वेश्चन है ना, तो प्रूव करने के लिए मैंने सोचा कि हमें ये वर्किंग करनी चाहिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमने ऑपरेटिंग लिवरेज को गिना। इसके बाद और एक सवाल बच्चों में गिनवाने वाला हूं। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आपके नोटबुक या आपकी नोट्स में बिल्कुल लिखते जाएंगे, राइट? चलिए दूसरा एक सवाल शुरू करते हैं जिसमें भी हमें ऑपरेटिंग लिवरेज को फाइंड आउट करना है। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हमारी होती जाएगी लिवरेज को गिनने की। क्वेश्चन को ध्यान से मैं पढ़ता हूं, सभी का ध्यान यहीं पे होना चाहिए। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट डेटा। आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है बच्चों, देन आपको वेरिएबल कॉस्ट भी जो दिया है दैट इज पर यूनिट, एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको अलग अलग फर्म का दिया है। प्लीज नोट करना, डी फर्म के अंदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ही नहीं। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग बात इसके लिए होने वाली है, राइट? अच्छा, और देखते आगे क्या लिखा है। व्हाट कैलकुलेशंस कैन यू ड्रॉ with respect to the level of fixed cost and degree of operating leverage results? Explain. Assume number of units sold is rupees 5000। तो हमें नंबर ऑफ यूनिट कितने लेने हैं बच्चों? 5000 लेने हैं। चलिए पहला काम सीधा मैं बनाऊंगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, वैसे इसमें ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ा सिंपल तरीके से भी बना सकता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम बचाऊंगा। बुक्स में कई बार बहुत लंबा गिना होता है, बट एग्जाम में हम थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर दिखाएं ना तो हमारा काफ़ी कुछ टाइम सेव हो सकता है। ABCD ये छोटा सा टेबल बनेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट ही लिख दूंगा। मुझे टोटल सेल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 20, 32, 50
एंड 70। फिर इसमें से जो मैं माइनस करूंगा वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस ही कर दूंगा सीधा, जो कि ऊपर सम में दिया था 6, देन 16, 20 एंड 50। इससे जो मुझे मिल जाएगा ना बच्चों, वो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। से कितना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, सीधा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही लेके आ जाता हूं, फिर मैं उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन लेके आ जाऊंगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर देखें तो यहाँ पे 14 रुपीज़ आएगा, यहाँ पे 16 रुपीज़, दिस विल गिव अस 30 रुपीज़, और यहाँ पे हो जाएगा 20 रुपीज़ पर यूनिट। अब जो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन लाना है उसके लिए पहले मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख दूँ, कितने यूनिट मुझे सब में रखने हैं। तो यूनिट्स सब के अंदर हमें 5000 प्रिज्यूम करने थे, तो मैं 5000 सब जगह लिख देता हूं। और अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। अगर मान लो कि मैं टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को ए नाम देता हूं, यूनिट्स को अगर बी नाम देता हूं, तो मैं छोटी सी वर्किंग अब जो करूंगा, राइट, वो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं टोटल कंट्रीब्यूशन। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं टोटल कंट्रीब्यूशन। अब ये पर यूनिट नहीं है, और वो कैसे आएगा बच्चों, वो आ जाएगा ए इंटू बी करने से। तो वर्किंग भी अगर एकदम क्लियर हो तो मामला आसानी से समझ में आ जाता है। चलिए मल्टीप्लाई करो, तो 14 इंटू 5000 दैट गिव्स मी 70,000 एज द टोटल कंट्रीब्यूशन। 16 इंटू 5000 गिव्स मी 80,000 एज टोटल कंट्रीब्यूशन, एंड 30 इंटू 5000 gives me 1,50,000 as the total contribution, and 20 into 5,000 gives me 1 lakh as the total contribution. अब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात सोचूं तो टोटल कंट्रीब्यूशन में से बच्चों हम क्या माइनस करते थे, यस हम माइनस करते थे फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते थे फिक्स्ड कॉस्ट। तो चलिए मैं फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करता हूं टोटल कंट्रीब्यूशन में से, उसको मैं एक बार येलो कलर से लिखूंगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का फिगर देखिए सब में अलग अलग है, तो मैं इसे लूंगा 60,000 पहले में, जो कि हमें एक्चुअली माइनस करना है। फिर दूसरे के अंदर 40,000 का मैं फिक्स कॉस्ट लूंगा। थर्ड केस में जो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा दैट इज 1 लाख रुपीज, एंड लास्ट केस में फिक्स लाख नील है यानी कि जीरो है। जैसे ही मैं ये फिक्स कॉस्ट को माइनस करता हूं बच्चों, जो मुझे मिलेगा उसको मैं नाम दूंगा EBIT। हमारा जो मेन टेबल शुरू होता है वो यहां से होता है, इसलिए एक बार लाइन ये बना देते हैं जिससे आपको आइडिया रहे, राइट। चलिए अगर मैं यहां पे ये माइनस करूं तो अब जो मुझे फिगर मिलेगा वो EBIT का फिगर मिलेगा। 70,000 में से 60,000 कट किया तो 10,000 आएगा। 80,000 में से 40,000 कट हुआ दैट गिव्स मी 40,000। 1,50,000 माइनस 1 लाख, it gives me 50,000, and finally 1 lakh minus 0 gives me 1 lakh. So if we try to understand, हमारा EBIT तक पूरा का पूरा टेबल बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड आउट करनी है हमें, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला लगा देना है। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को एक बार C नाम दे देता हूँ, राइट, एक बार अगर C नाम दे देता हूँ तो मेरा ये जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आएगा, आप इस तरीके से चाहे तो इसको बना सकते हैं। जैसे एक काम करते हैं, इस कंट्रीब्यूशन को हम C नाम देते हैं, C इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट को अगर मैं D नाम दे दूं तो EBIT कैसे आया बच्चों, C माइनस D करने से EBIT आया। या आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट दैट रिलेवेंट। कभी कभी कुछ बहुत ही क्लमजी क्वेश्चन होते हैं, बड़े सवाल होते हैं, तो तब थोड़ा प्रेजेंटेशन संभालने के लिए अगर हम ऐसा लिख दे तो मेरे हिसाब से वो अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज निकालता हूँ। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा, इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT जो हम सम्स में लगाते हैं। देखिए कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है 70,000 एंड EBIT है 10,000। तो अगर पहले केस में आप लिवरेज गिनेंगे ऑपरेटिंग तो 7 आएगी, दूसरे केस में 80,000 डिवाइड बाई 40,000 होगा दैट विल बी 2 टाइम्स कह सकते हैं 1,50,000 डिवाइड बाई 50,000 विल गिव यू 3, एंड 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख गिव्स यू 1। तो मैंने सबका अलग अलग ऑपरेटिंग लिवरेज गिन लिया है। अब इस ऑपरेटिंग लिवरेज का हमें इंटरप्रिटेशन करना है बच्चों, अब इस ऑपरेटिंग लिवरेज का हमें इंटरप्रिटेशन करना है। तो चलिए इस सवाल में ऑपरेटिंग लिवरेज का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो हम समझते हैं, और फिर हम ऑपरेटिंग लिवरेज के इंटरप्रिटेशन के ऊपर एक नोट्स भी बना के लिख देंगे। एक बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है कि जब भी
ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत बड़ा होता है ना, उसका एक ही रीज़न होता है कि बिजनेस की फिक्स कॉस्ट भी बहुत बड़ी होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन चारों चार येलो कलर के फिगर से उसके ऊपर फोकस कीजिए प्लीज़। ये चारों चार जो येलो कलर के फिगर्स है, ये फिगर्स, उसमें सबसे बड़ा फिगर कौन सा है बच्चों? ये 60,000। देखिए बाकी सबके अंदर यहाँ पे भी आपकी फिक्स कॉस्ट 1 लाख तो है, बट सेल्स के मुकाबले यहां पे फिगर आप देखो तो बहुत बड़ा है। कंट्रीब्यूशन 70,000 ही है, फिक्स कॉस्ट इसका 60,000, राइट? इसीलिए ईबीआईटी बहुत ही छोटा सा 10,000 का फिगर आया। ये 7 ये बताता है कि बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क बहुत ज्यादा है, यानी कि बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट बहुत दूर है। आपने जो फिक्स कॉस्ट किया है उसी को कवर करना आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। अगर सेल्स में थोड़ा सा भी चेंज आया तो हो सकता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट की जगह पे सीधा कहां चला जाए? लॉस में चला जाए। तो ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज आपको हाई ऑपरेटिंग रिस्क बताता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। यहां पे मैं इसको लिखूंगा हाई ऑपरेटिंग रिस्क, समझ रहे हो? वैसे ही आप यहां देखेंगे तो इसके अंदर भी एक हाई ऑपरेटिंग रिस्क है, बट ये पहले वाले से कम है, पहले वाले से कम है, राइट? तो इसमें भी ऑपरेटिंग रिस्क तो है, लेकिन पहले वाले के मुकाबले कम है। इसके अंदर सबसे कम ऑपरेटिंग रिस्क है। और लास्ट वाला आईएमपी है। देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज 1 आने का मतलब क्या होता है? देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे सवाल के अंदर फिक्स कॉस्ट थी ही नहीं। ये फिक्स कॉस्ट का फिगर अगर देखो तो 0 का फिगर था। इसका मतलब कि फिक्स कॉस्ट जब होती ही नहीं है तब कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी दोनों का फिगर सेम आएगा। एंड कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी दोनों का फिगर अगर सेम आएगा तो इसका मतलब कि ऑपरेटिंग लिवरेज में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही सेम हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर भी क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। हमने ऑपरेटिंग लिवरेज को समझा, ऑपरेटिंग लिवरेज के काफी सारे क्वेश्चंस भी गिने। मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें ऑपरेटिंग लिवरेज का इंटरप्रिटेशन समझ लेना चाहिए और उसकी नोट्स भी बना के हमें लिख देनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, मैं आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का इंटरप्रिटेशन समझाने की कोशिश करता हूं। तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पे मुझे लाना पड़ेगा ऑपरेटिंग लिवरेज का इंटरप्रिटेशन का टॉपिक। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इस चीज को बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना कि इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। देखिए, मैं यूं इसको लिखना चाहूंगा कि अगर ऑपरेटिंग लिवरेज, एक सिंपल सा मैं चार्ट बनाऊंगा जो आपको बाद में नोटबुक में बना लेना है। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज है, उसका 2 तरीके से उसके फिगर आ सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज का हाई फिगर आए तो उसका मीनिंग क्या, एंड ऑपरेटिंग लिवरेज का अगर लो फिगर आए तो उसका मीनिंग क्या। जब भी हाई फिगर आता है ऑपरेटिंग लिवरेज का तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि बिजनेस के अंदर हाई फिक्स कॉस्ट होगी इन कंपैरिजन टू सेल्स। बिजनेस के अंदर हाई फिक्स कॉस्ट होगी, सेल्स उतना नहीं होगा, यानी कंट्रीब्यूशन कम आता होगा। जब भी लो फिगर आता है ऑपरेटिंग लिवरेज का, इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस के अंदर लो फिक्स कॉस्ट होगी, लो फिक्स कॉस्ट होगी कंट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में, इसलिए कम आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आता है। हाई फिक्स कॉस्ट का मतलब हम क्या निकालेंगे बच्चों? हमेशा हाई ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द बिजनेस। मतलब ये बिजनेस को चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों थोड़ा सा मुश्किल है? क्योंकि इस बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको सेल्स हमेशा लाना ही पड़ेगा। अगर आपका सेल्स का परफॉर्मेंस किसी भी तरीके से बुरा हुआ या गलत हुआ तो आपको तकलीफ बिल्कुल ज्यादा हो सकती है। तो हाई ऑपरेटिंग रिस्क बताता है आपका हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। वैसे ही लो फिक्स कॉस्ट है तो इसको मैं कह सकता हूं लो ऑपरेटिंग रिस्क, यानी इस बिजनेस के अंदर आप ऑपरेटिंग रिस्क इतना ज्यादा झेल नहीं रहे हो, राइट? भाई फिक्स कॉस्ट कम है तो थोड़ा सा भी सेल्स करके अगर आपको थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन मिलता है तो ब्रेक इवन पॉइंट बिजनेस का बहुत ही जल्दी आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो लो फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि लो ऑपरेटिंग रिस्क हो गया बच्चों। हाई ऑपरेटिंग रिस्क का एक मतलब यह भी होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द बिजनेस जो है वो फार अवे है। ये मैं सिंपल अपने तरीके से सिर्फ लिखना चाहता हूं जिससे मीनिंग आपको समझ में आए। ब्रेक इवन पॉइंट बिजनेस में दूर की साइड पे,
नेचुरली अगर आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगा तो उसको कवर करने में आपको सेल्स भी तो ज़्यादा लाना पड़ेगा। सेल्स ज़्यादा लाना पड़ेगा तो बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, बहुत ही दूर होगा। और लो ऑपरेटिंग रिस्क है तो इसका मतलब जो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द बिजनेस है वो नियर है, या मैं कह सकता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी बिजनेस में आ सकता है। तो ये हमने ऑपरेटिंग लिवरेज का पूरा इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही सिंपल चार्ट फॉर्मेट में लिख लिया है। मैं चाहता हूं कि आप भी ये इंटरप्रिटेशन चार्ट फॉर्मेट के अंदर लिख दीजिए बच्चों। ऑपरेटिंग लिवरेज का इंटरप्रिटेशन समझने के बाद नाउ आई थिंक एक और हमारा टाइम आया है कि हम एक सवाल गिने जिसमें ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ साथ फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज भी गिनना हो। तो चलिए एक ऐसा ही सवाल गिनने की कोशिश करते हैं। एक सवाल हमारे पास एक है, देखिए इसके अंदर कंबाइंड लिवरेज गिनने के लिए हमें पूछा गया है, तो इसके लिए फाइनेंशियल लिवरेज भी हमें गिनना पड़ेगा। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू RT लिमिटेड, जिसमें आपको एक अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि EBIT का फिगर दिया हुआ है, जो कि ये नीचे लिख दिया गया है EBIT, एक्चुअली ये बाजू में होना चाहिए। फिर फिक्स कॉस्ट का फिगर 20 लाख है, ये हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा बच्चों। एंड फाइनली हमको EBT मिलता है, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। आई थिंक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी इजी। चलिए इस क्वेश्चन के लिए टेबल पहले बना देते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। सीधा कैलकुलेटर पे भी हो जाए ऐसा क्वेश्चन है, बट हम इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। तो पर्टिकुलर्स लिखना है, फिर हमें अमाउंट लिखना है, और चलो चीज़ों को लिखते जाते हैं। सबसे पहला जो लेना है वो है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका फिगर मुझे दिया गया है 10 लाख, तो मैं 10 लाख लिख दूंगा। उसमें से माइनस किया जाएगा फिक्स कॉस्ट, राइट, फिक्स कॉस्ट माइनस किया जाएगा विच इज गिवन एज 20 लाख। आप कहेंगे सर ये कैसे किया आपने? एक्चुअली EBIT में से फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होता है। तो एक्चुअली हमें पहले क्या लिख देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन, दैट विल बी द बेटर वे, वरना हमें उल्टा टेबल में जाना पड़ेगा। चलो टेबल सीधा ही बनाते हैं, आप वैसे उल्टा भी बना सकते हो, तो कंट्रीब्यूशन से पहले शुरू करना बेटर रहेगा, जिससे टेबल सीधा दिखे। कंट्रीब्यूशन में से बच्चों माइनस क्या होगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होगा। इससे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस किया जाएगा इंटरेस्ट, तो आपको मिल जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। तो हम ऐसे सीधा ही टेबल बनाएंगे तो बेटर रहेगा। मैं पहले टेबल को उल्टा बनाने का सोच रहा था, बट देन आई थॉट कि भाई ये उल्टा टेबल बनाना सही नहीं होगा, इससे अच्छा इसको सीधा लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए, कंट्रीब्यूशन मालूम नहीं है कितना है, जितने फिगर दिए हैं उतने तो फटाफट लिख दे। जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फिगर 10 लाख है, तो मैं यहाँ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख देता हूँ 10 लाख। इसके बाद अर्निंग्स बिफोर टैक्स का फिगर मुझे दिया गया है 8 लैक्स, तो उसे भी मैं लिख देता हूँ 8 लैक्स। ऐसे सवालों में जो दिया वो पहले लिख देने का, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिक बाकी के फिगर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट। और मुझे फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया गया है 20 लाख, तो मैं फिक्स्ड कॉस्ट का फिगर भी यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज़ 20 लाख। आई एम श्योर अब आपके लिए समझना बहुत ही आसान है कि इससे कंट्रीब्यूशन का जो फिगर आएगा वो 20,000 प्लस 10 लाख, 20 लाख प्लस 10 लाख होके कितना आ जाएगा, 30 लैक्स का फिगर आ जाएगा, है ना बच्चों। और वैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट का जो फिगर आएगा वो 10 लाख और 8 लाख का डिफरेंस, यानी कि कितना फिगर आ जाएगा, ये 2 लैक्स का आपका फिगर आ जाएगा। तो 2 लाख का आपका इंटरेस्ट का फिगर यहाँ पे आ गया। देखिए पूरा टेबल अच्छे तरीके से आपका बन जाता है। अब मुझे इसमें 3 चीजें गिननी है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइन। कंबाइन हम एक्चुअली 2 तरीके से गिन सकते हैं, आपको मालूम है, या तो हम ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल गिन के उसको मल्टीप्लाई करें, और अगर ऐसा नहीं करना तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये सवाल में मैं दोनों ही तरीके का यूज करके आपको बताना चाहता हूं। चलिए पहले मैं ऑपरेटिंग लिवरेज निकालता हूं। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आपको मालूम है, वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। देखिए बच्चों, कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन 30 लैक्स है। सो टू मेक इट सिंपल, मैं 30 लैक्स को एक बार 30 लिख देता हूं, पॉइंट्स को निकाल दूंगा। और EBIT का फिगर 10 लैक्स है, तो उसे मैं 10 लिख देता हूं। सो 3 टाइम्स का आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया, राइट, 3 टाइम्स का आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया।
फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है राइट EBIT अपॉन EBT। फाइनेंशियल लिवरेज है EBIT अपॉन EBT। हमारा EBIT जो यहाँ पे वो 10 लैक्स है तो उसे मैं 10 लिखता हूँ, और EBT का फिगर 8 लैक्स है तो उसे सिर्फ 8 लिख देता हूँ। दैट गिव्स मी 1.25 टाइम्स फाइनेंशियल लिवरेज। और अब कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला लगाऊं वो बनेगा ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, सो दैट विल गिव मी 3 इंटू 1.25, और ये जो मुझे मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3.75 टाइम्स का कंबाइंड लिवरेज। सो दिस वाज वन ऑफ द वे, मैंने जानबूझ के इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज तीन को गिना, जिससे एक अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाए तीन लिवरेज गिनने का बच्चों, राइट। और अब दूसरे फॉर्मूला से गिनते हैं कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज का जो दूसरा फॉर्मूला आपने सीखा है वो क्या है, सीधा आप इसके अंदर कर सकते हो, राइट। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल को आपको जब मल्टीप्लाई करना है तो सीधा आप इसके अंदर कर सकते हो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स EBT। तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन का फिगर 30 लैक्स है तो मैं 30 लिखूंगा, EBT का फिगर 8 लैक्स है उसे मैं 8 लिखूंगा, और अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें 30 डिवाइड बाई 8, दिस ऑल्सो गिव्स यू 3.75 टाइम्स एज द फाइनेंशियल लिवरेज। तो इन दोनों में से कोई भी एक तरीका लगा के आप कंबाइंड लिवरेज को यहाँ पे गिन सकते थे। तो आई एम श्योर आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे गिनना है समझ में आया है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है वो समझ में आया है, और साथ साथ में दोनों तरीके से कंबाइंड लिवरेज कैसे गिनी जाती है वो मामला भी एकदम क्लियर हो रहा है। अब ये था आपका कंबाइंड लिवरेज का एक क्वेश्चन। देखिए हमने 3 सवाल की प्रैक्टिस की, जिसमें एक ऑपरेटिंग लिवरेज गिना हमने फाइनेंशियल लिवरेज भी गिना, और हमने कंबाइंड लिवरेज की भी प्रैक्टिस की। अब मुझे लगता है कि आगे हमें कुछ और मतलब समझना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हम और एक सवाल गिने, जिस सवाल के अंदर ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज तीन गिनना हो। देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास है या नहीं। एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, जिसमें देखो हमें क्या दिया गया है ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है बच्चों, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हमें जो दिया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो देखिए आप जरा पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड prepare the income statement for the year ended 31st December 2014। इस बार हमें जो बनाना है बच्चों वो किसी लिवरेज को गिनना नहीं है, बल्कि हमें इनकम स्टेटमेंट को बनाना है, और लिवरेज का फिगर हमें ऑलरेडी दे दिया है। तो इस सवाल को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने लिखने वाला हूं। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज हमें 2 टाइम्स दिया है, इंटरेस्ट का फिगर ₹2000 है, ऑपरेटिंग लिवरेज 3 टाइम्स है, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, मेरे बच्चों ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो गया, राइट। तो आप समझदार होंगे तो समझ ही गए होंगे कि इस केस में जो पीवी रेशियो आएगा वो 75% को 100 में से माइनस करके 25% आएगा, और इनकम टैक्स का रेट हमें दिया गया है 30%। हमें पूछा है कि हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। चलिए पहले जो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है उसी इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बना देते हैं। तो मैं फॉर्मेट कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान से देखना। पर्टिकुलर्स आएगा एंड दूसरा आएगा अमाउंट। अब पर्टिकुलर्स और अमाउंट में जितनी भी चीज़ें हम लिख सकते हैं पहले मैं सब लिख देता हूँ। वी विल नेचुरली स्टार्ट विथ सेल्स। तो सबसे पहले आएगा सेल्स, सेल्स में से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, इससे जो हमें मिलेगा उसका नाम है कंट्रीब्यूशन। एक बार फॉर्मेट बना के बाकी सब फिगर लिखने से ऑटोमेटिक आइडिया आएगा। कंट्रीब्यूशन में से माइनस होगा फिक्स कॉस्ट, तो इससे जो हमें मिलेगा वो होगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट का फिगर, तो हमें मिलेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, और इसमें से माइनस होगा टैक्स का फिगर जो कि यहाँ पे 30% है, तो @30% ऐसा लिख देता हूँ। तो हमें जो फिगर मिलेगा वो फिगर होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स का फिगर। यहाँ पे कोई प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम इसमें जो चीज़ें दी है उसको लिखने से।
जैसे मेरे पास इंटरेस्ट का फिगर 2000 दे दिया है, तो मैं इंटरेस्ट के फिगर को यहाँ पे 2000 लिख दूंगा, ऑटोमेटिक आइडिया आएगा मुझे बाद में। फिर हमें यहाँ पे और तो कुछ नहीं दिया, इंटरेस्ट का फिगर ही दिया है, तो उससे ही काम हो जाएगा। अब देखो क्या किया जाए, किस तरीके से बाकी सब फिगर्स को लिखा जाए। अब इसकी बहुत टेक्निकल वर्किंग भी कर सकते हैं, जैसे कई बार आईसीएआई का स्टडी मटेरियल टेक्निकल वर्किंग्स करता है, या मैं इसको एकदम आराम से बिना किसी टेक्निकल वर्किंग के डायरेक्ट भी गिन सकता हूं। अगर आपके कंसेप्ट पक्के होंगे ना बच्चों, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर आपके कंसेप्ट पक्के होंगे ना, तो आपको ज्यादा वर्किंग्स में या बहुत ही मैग्निफिशेंट काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा ना, तो आपको बुक की वर्किंग को देख के उसमें से सीखना पड़ेगा और आपको टफ भी लगेगा। देखिए, मैं बिना बुक की वर्किंग के इस सवाल को कैसे करता हूं, फिर मैं वर्किंग भी करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, टैक्स यहां पे दिया गया है, खाली लाइनिंग बना के टेबल को प्रॉपर कर देता हूं। 2000 मुझे दिया है, मुझे एक फाइनेंशियल लिवरेज दिया था 2, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो EBIT अपॉन EBT, ये मुझे दिया गया है 2। इसका मतलब हुआ कि ये 2 हुआ, राइट। ये इसको मैं 1 ले लेता हूं, तो ही 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो बीच में इंटरेस्ट का फिगर ऑटोमेटिक 1 आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 2 माइनस 1 अगर मैं करूंगा तो ही तो 1 फिगर आएगा। वापिस समझना, मैं कंसेप्ट अभी बता रहा हूं, बाद में फॉर्मूला भी करने ही वाला हूं मैं। मुझे कहा गया है कि फाइनेंशियल लिवरेज 2 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर फाइनेंशियल लिवरेज 2 है, वो EBIT अपॉन EBT होता है। मान लो एक बार कि मेरा EBIT 2 है, ऐसा मैंने मान लिया। मेरा EBT का फिगर मुझे 1 लिखना पड़ेगा, तो ही तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करके, 2 डिवाइड बाई 1 करके मेरा लिवरेज 2 का आएगा। अगर ये 2 है और ये 1 है, तो इसमें से माइनस क्या किया होगा, मैंने 1 ही माइनस किया होगा। नाउ जस्ट अप्लाई योर माइंड एंड डू द रेशियो प्रोपोर्शन। ये 1 के सामने अगर फिगर 2000 लिखा है, तो 2 के सामने उसका डबल फिगर आना चाहिए, यानी वो फिगर आना चाहिए 4000। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? 4000 आना चाहिए, और ये 1 के सामने नेचुरली फिगर 2000 ही आएगा। कितना इजीली मैंने इस फिगर को लिख दिया, राइट। किसी तरह का कोई टेक्निकल काम किया ही नहीं। दूसरा देखिए, हमारे पास अब यहाँ पे कंबाइंड लिवरेज का फिगर, ऑपरेटिंग लिवरेज का फिगर है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, राइट, नॉट फिक्स कॉस्ट, एक्चुअली कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT का इस्तेमाल करो। मान लो कि ये 3 का फिगर दिया है मुझे, तो ये हमारा EBIT बराबर 1 हो जाएगा। इस बार थोड़ा साइड पे लिखता हूं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। मान लो ये 3 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो बीच में जो कटा है फिक्स कॉस्ट, उसे मैं 2 मान सकता हूं ना, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब मुझे 1 के सामने अगर 4000 दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 के सामने अगर 4000 दिया है, तो 2 के सामने वो 8000 होना चाहिए ना, सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और 1 के सामने 4000 है, तो 3 के सामने वो हो जाना चाहिए 12,000। ये भी एकदम क्लियर हो गया। अब नीचे देखो, टैक्स अगर 30% गिनना है, तो नेचुरली 600 रुपीज का टैक्स आएगा, एंड 1400 का मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आएगा। देखते ही देखते आप देखो, मैंने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसेप्चुअली भर दिया है। ऊपर सेल्स की बात करते हैं। मुझे वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 75% दिया है बच्चों। यानी कि बात को समझिए, ये अगर 75 पैसे के बराबर है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 25 पैसे के बराबर होगा, और मेरा सेल्स 1 रुपये के बराबर होगा कि नहीं। अब अगर 25 पैसे के बराबर 12,000 है, तो 75 पैसे के बराबर उसका 3 टाइम्स होना चाहिए, बिकॉज 25 का 3 टाइम्स 75 होता है। तो 12,000 का 3 टाइम्स यानी कि 36,000 का हमारा वेरिएबल कॉस्ट आएगा, और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 48,000 का सेल्स का फिगर आएगा। एंड बिलीव मी, पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट हमने बिना किसी वर्किंग के और बिना किसी टेक्निकल फॉर्मूला के पूरा कर दिया है। ये पावर है बच्चों कंसेप्चुअली पढ़ने का। अगर आप किसी चीज को कंसेप्चुअली करते हो ना, तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि कितनी आसानी से हम किसी भी चीज को टैली कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर, ये इस तरीके से समझ में तो आ रहा है, लेकिन एग्जाम में वर्किंग भी तो करनी पड़ेगी।
ऑफ कोर्स हमको एग्जाम में वर्किंग करनी पड़ेगी। चलिए अब इस फिगर को मैं थोड़ा वर्किंग से भी करने की कोशिश करता हूं। तो इसी सम को एक बार वापिस गिनते हैं, बट इस बार मैं इसको कंसेप्चुअली नहीं, इसको थोड़ा वर्किंग से करने की कोशिश करूंगा। या चलो इसी वर्किंग को मैं यहीं पे भी दिखा दूं तो भी मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए वर्किंग्स को मैं यहां पे करता हूं। वर्किंग्स करने के लिए देखिए मेरे पास क्या था, शुरू कहां से करते हैं हम। मेरे पास था इंटरेस्ट का फिगर मुझे दिया हुआ था ना, तो यहां से हम शुरुआत करते हैं, यानी कि मैं फाइनेंशियल लिवरेज का यूज करके काम करूंगा। तो बोलो बच्चों, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज हमारे लिए होता है EBIT अपॉन EBT, राइट। अब मुझे इसमें इंटरेस्ट को किसी तरह बीच में लाना है, तो मैं इसको इस तरीके से लेके आ सकता हूं, EBIT अपॉन EBT जो है उसकी जगह पे मैं EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूं ना बच्चों, EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो मैं यहां पे लिखूंगा EBIT माइनस इंटरेस्ट। आई एम श्योर आप बात को समझ रहे होंगे। अब चलो इस फॉर्मूला में नंबर्स को भरते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज मुझे 2 दिया हुआ था, तो 2 इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख सकता हूं EBIT और नीचे लिख सकता हूं EBIT माइनस इंटरेस्ट का जो फिगर है वो तो मुझे मालूम ही था, सो दैट विल बी 2000। आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट। अब आप अगर देखेंगे तो इस पूरे फॉर्मूला में सिर्फ EBIT ही अननोन फिगर है, तो वो आराम से आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 2 ऑफ EBIT माइनस 4000। ठीक है बच्चों, 2 इंटू EBIT माइनस 4000, और इससे जो मुझे फिगर मिलेगा वो EBIT का फिगर मिलेगा। इसे अगर सॉल्व कर दूं तो आप समझदार है कि EBIT का जो फिगर आएगा वो आएगा 4000। देखिए कितनी टेक्निकल वर्किंग हुई, लेकिन इस टेक्निकल वर्किंग के बाद आपको आपका पहला फिगर EBIT का मिल गया, जो कि 4000 का फिगर था जो हम यहाँ पे लेके आए थे। अब देखो हम इसको कितना सिंपल लेके आए थे कि यहाँ 2 है, ये 1 है, आपको लिवरेज 2 का दिया है तो नेचुरली 2/1 करके 2 आएगा। इसी लिवरेज को अगर और तरीके से देखें, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये है, इसको आप 2:1 का लिवरेज भी देख सकते हैं बच्चों। तो बीच में 1 होगा, सीधा रेशियो प्रोपोर्शन लगाया था मैंने और मुझे मेरा आंसर 2 मिनट के अंदर मिला था बच्चों। चलिए ये तो अभी एक वर्किंग हुई जिससे आपको EBIT का फिगर मिला। जैसे ही EBIT मिलेगा नेचुरली EBT का फिगर मिल जाएगा, 4000 माइनस 2000 करके 2000 आएगा। टैक्स का आप 60% काउंट 30% काउंट कर लोगे जो कि 600 आएगा, और इससे ऑटोमेटिकली आपको 1400 का आंसर तो यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। सो आई एम श्योर यहाँ तक एकदम क्लियर आपको हो रहा है, यहाँ तक एकदम क्लियर आपको हो रहा है। इसके बाद मैं आगे अगर बढ़ूं तो मुझे दूसरी वर्किंग करनी पड़ेगी जो कि ऑपरेटिंग लिवरेज को ध्यान में रख के करूंगा। मैं कलर चेंज करके इसकी वर्किंग करता हूं। देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फॉर्मूला है वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिखने की कोशिश कर सकता हूं ना, कि ये फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT की बजाय मैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट लिख सकता हूं ना बच्चों, क्योंकि EBIT अल्टीमेटली होता क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। चलिए मैं इसमें फिगर भर देता हूं। ऑपरेटिंग लिवरेज का फिगर था 3, तो 3 इज इक्वल टू आएगा कंट्रीब्यूशन जो कि हमको मालूम नहीं था, राइट, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन का फिगर जो है वो हमें एक्चुअली नहीं मिलेगा। ओके हमारे पास तो फिक्स कॉस्ट का फिगर भी नहीं है, ना कंट्रीब्यूशन है ना फिक्स कॉस्ट है, तो फिर इस चीज को हम लोग कैसे लेके आएंगे। लेकिन हमारे पास ये EBIT का फिगर तो था ही ना बच्चों, एक्चुअली इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा EBIT का फिगर हमें ऊपर ही मिल चुका है, ये 4000 का फिगर, तो उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। सीधा EBIT को लिख दिया 4000 एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन का आपका आंसर आ जाता है 12000। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन देखिए वर्किंग करते हैं तो कैसा टेक्निकल लगता है, ऐसा लगता है कि कोई यस कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ है क्वेश्चन में, लेकिन वही मैंने आराम से कर दिया था कि अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 3 है,
इसको भी मैंने कैसे देखा था बच्चों, 3:1 के रेशियो में देखा था, और इसीलिए इसको 3 माना था, तो आपका EBIT 1 आ जाता और फिर बीच में 2 आ जाता, बिकॉज 3 - 2 करूंगा तो ही तो 1 आएगा, और फिर सीधा रेशियो प्रोपोर्शन करके मैंने लाया था। बट यस, फॉर्मूला में ऐसा करके भी लेके आ सकते हैं। अब जैसे ही बच्चों आपका कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग या फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगा, राइट। और आपका इतना तो पूरा टेबल बन चुका है आखिर तक। अब बात करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का फिगर कैसे आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट अगर परसेंटेज ऑफ सेल्स 75 है, तो पीवी रेशियो का हम वर्किंग कर सकते हैं ना। हम ऐसा लिख सकते हैं कि पीवी रेशियो जो है वो 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इन परसेंटेज होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 100 माइनस 75, तो मेरा पीवी रेशियो जो आएगा वो 25% आएगा। अब कंट्रीब्यूशन का फिगर तो हमें ऑलरेडी 12,000 मिल चुका था, तो मैं पीवी रेशियो का अगर फॉर्मूला लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इस तरीके से करते हैं ना हम बच्चों, आई एम श्योर आपको फॉर्मूला याद होगा। तो पीवी रेशियो का जो फिगर है, राइट, पीवी रेशियो का जो फिगर है वो हमें मिला है 25%, तो उसको मैं 25 लिखूंगा। कंट्रीब्यूशन हमें ऑलरेडी मिल चुका है, वो ग्रीन कलर की वर्किंग से वो कि 12,000 है, और सेल्स का फिगर हमको मालूम नहीं है और इनटू करना पड़ेगा 100। बच्चों जब ये पूरा सॉल्व करूंगा तो मुझे जो सेल्स का फिगर मिलेगा ना, वो आप सॉल्व करके देख लो कैलकुलेटर पे, 48,000 का फिगर मिलेगा। और इस तरीके से इस वर्किंग को करने से आपको सेल्स का फिगर भी मिल जाएगा, यानी कि ये सेल्स का फिगर आ गया। फिर तो सीधा बैलेंसिंग गैप निकाल के वेरिएबल कॉस्ट का फिगर भी लेके आ सकते हो बच्चों। सो आई एम श्योर ये तीन वर्किंग नोट्स भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि अगर कंसेप्चुअली क्वेश्चन गिना जाए बिना किसी वर्किंग के तो वो कैसे हो सकता है, और अगर वर्किंग के साथ क्वेश्चन को गिना जाए तो वो कैसे हो सकता है। ये दोनों ही चीज शायद मैं आपको समझा पाया हूं, ऐसा मुझे लगता है बच्चों। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद हम एक और क्वेश्चन को गिनने वाले हैं, जिसमें भी ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइन, ये तीन लिवरेज गिनने के लिए पूछा होगा। तो चलिए एक और सवाल की शुरुआत करते हैं जिसके अंदर ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइन तीन लिवरेज हमें गिननी है। क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा वापिस कंसेप्चुअल काम करने वाले हैं, बट पहले इस सवाल को समझते हैं। देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर। या वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 5 हियर। द डेटा रिलेटिंग टू टू कंपनीज आर गिवन एज बिलो। आपके पास कंपनी ए है, कंपनी बी है, उन दोनों की इक्विटी कैपिटल आपको दी है, देन डिबेंचर्स दिए है विच इज 12% डिबेंचर्स। फिर आपको दिया गया है आउटपुट दैट इज इन यूनिट्स पर एनम है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है, दिस इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम है, वेरिएबल कॉस्ट भी आपको पर यूनिट दी हुई है। पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइन लिवरेज ऑफ द टू कंपनीज। अब ये इस तरह का लगभग हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें सिंपल तरीके से आपको सिर्फ ऑपरेटिंग, कंबाइन एंड फाइनेंशियल लिवरेज गिनना है। फटाफट मैं इसके अंदर भी बना देना चाहता हूं एक टेबल, और टेबल बना के ही हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए वही हमें फॉलो करना है जो हम इतने सारे सवाल में फॉलो करते आए हैं। एक हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, फिर एक तरफ कंपनी ए और एक तरफ कंपनी बी। इसमें सेल्स के फिगर से हम लिखना अगर चालू करें तो मेरे हिसाब से प्रॉपर रहेगा। सबसे पहले सेल्स का फिगर लिखता हूं। तो सेल्स का फिगर देखो पहले में कैसे आएगा, अगर आप वर्किंग को आराम से समझो तो छोटी छोटी हर वर्किंग फिर दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। आउटपुट 60,000 था और सेलिंग प्राइस 30 थी, तो 60,000 इंटू 30 करने से आपका 18 लाख रुपीस आएगा। तो सेल्स पहले वाले का होगा 18 लाख, आप कैलसी पे चेक कर सकते हो, राइट। मैं पहले फर्स्ट टेबल ही बना देता हूँ। सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा मुझे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखें तो पर यूनिट 10 रुपये दिया है। अगर मैं आउटपुट को 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा बच्चों वो हो जाएगा 60,000 इंटू 10, यानी कि 6 लाख रुपीज का मुझे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा।
तो मैं 6 लाख रुपीस का लिखता हूँ वेरिएबल कॉस्ट। तो इससे जो मुझे फिगर मिलेगा वो कंट्रीब्यूशन का फिगर आ जाएगा, एंड कंट्रीब्यूशन का फिगर हो जाएगा 12 लाख रुपीस बच्चों। आई एम श्योर इतना तो आप आराम से समझ सकते हो। अब ये 12 लाख में से मैं माइनस करूंगा कंट्रीब्यूशन में से, अब फिक्स कॉस्ट माइनस होगा बच्चों, तो 12 लाख में से हमें माइनस करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का जो फिगर यहाँ पे दिया गया है वो पर एनम 7 लाख रुपीस दिया था, तो 7 लाख यहाँ से मैं जैसे ही माइनस करता हूँ, अब जो मुझे फिगर मिलेगा वो है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फिगर। 12 लाख माइनस 7 लाख करके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फिगर 5 लाख आ जाएगा। इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट का फिगर, और देखो इंटरेस्ट का फिगर यहाँ पे कैसे आता है, हमारे पास यहाँ पे 4 लाख के डिवेंचर से 12% के हिसाब से, सो 48,000, आई एम श्योर इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, 48,000 का आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जैसे ही माइनस करूंगा मुझे मिलेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, EBT। अर्निंग बिफोर टैक्स का जो फिगर आएगा दैट फिगर विल बी 4,52,000। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि टैक्स का यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दिया है, तो मुझे टैक्स को अभी गिनने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा टेबल इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब यहाँ दूसरा टेबल बनाते हैं कंपनी बी का, जिसमें सेल्स कैसे आएगा बच्चों। यूनिट आपको 15,000 दिए है और सेलिंग प्राइस 250 है, तो 15,000 इंटू 250 करने से अगर आप कैलसी पे करोगे तो 37,50,000 का आपका सेल्स आएगा। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए 50,000 को 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलसी पे करते जाना, तो वो 11,25,000 का आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। 11,25,000, इसे माइनस करते ही 37,50,000 से 26,25,000 रुपीस का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट जो कि 14 लाख टेबल में दी है, तो 14 लाख रुपीस का फिक्स कॉस्ट यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो बाकी का जो फिगर बचेगा वो है 12,25,000 का फिगर। ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया बच्चों। इंटरेस्ट का फिगर कैसे आएगा, 6,50,000 का डेट है, उसका हमको 12% करना पड़ेगा, कैलसी पे मैं चेक कर रहा हूँ अभी, करते जाइए, तो 78,000 रुपीस का इंटरेस्ट का फिगर आ जाएगा, और इसी 78,000 को मैं 12,25,000 से माइनस करूंगा तो 11,47,000 रुपीस का फाइनल फिगर आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। आई एम श्योर अब ये टेबल कैसे बनता है ना, वो तो आपको एकदम आराम से समझ में आता है, और आप आराम से नोटबुक में इवन विदाउट इस वीडियो को देखते हुए टेबल को आराम से बना सकते हो। ये चीज़ तो मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ ही रही है। करना क्या है बच्चों, इसमें अब हम क्या करेंगे, अब इसमें दोनों में लगा देंगे फॉर्मूला, और तीनों तीन लिवरेज को निकालेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। तो चलिए इसके लिए भी एक छोटे से टेबल जैसा ही हम डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज है तो यहीं वर्किंग में इसको करेंगे हम। ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फॉर्मूला है वो होता है बच्चों कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो इसे शॉर्ट में अगर मैं लिखूं यहाँ पे ऐसे, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो अब वो कंपनी अगर 1 के लिए गिनो, यहाँ मान लो कि मैंने कंपनी A का नाम लिख दिया और यहाँ कंपनी B का नाम, तो कंपनी A के लिए वो फिगर कैसे आएगा, कंपनी A का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12 लाख है और EBIT 5 लैक्स है, तो मैं दोनों में लैक्स में फिगर लिख दूं, अगर रेशियो है तो कट ही जाएंगे 0, तो 12/5 होगा। और वही कंपनी B के लिए कंट्रीब्यूशन 26,25,000 था, और उसका जो EBIT है वो है 12,25,000, टेबल से फिगर आ रहे हैं। अब अगर दोनों को सॉल्व कर दिया जाए तो पहले वाले का ऑपरेटिंग लिवरेज 2.4 आएगा, एंड दूसरे वाले का अगर मैं कैलसी लगाऊं तो ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा 2.1428, या मैं इसको 2.1428 ऐसे 4 डिजिट तक लिखना चाहिए हमें। तो ये हो गया बच्चों ऑपरेटिंग लिवरेज। अब बात करता हूं मैं दूसरी फाइनेंशियल लिवरेज की। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT का फॉर्मूला, राइट, EBIT अपॉन EBT। चलिए इसमें अगर हम फिगर्स भर देते हैं एक अलग कलर से, तो पहले का जो EBIT है वो 5 लैक्स है,
और उसका जो EBT है वो 4,52,000 है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं फिगर्स को जगह कम होने की वजह से लैक्स में ही लिख रहा हूँ, इससे आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसका मैं फाइनेंशियल लीवरेज गिनूँ तो 5 डिवाइडेड बाई 4.52 करके मुझे 1.1062 का फाइनेंशियल लीवरेज मिलता है। और इसके अंदर फाइनेंशियल लीवरेज गिनूँ, इसमें भी हमें EBIT अपॉन EBT करना है। तो EBIT आएगा 12.25 और EBT जो आएगा वो आएगा 11.47। तो करते हैं इसे 12.25 डिवाइड बाई 11.47, तो ये फिगर बच्चों हमारा आ जाएगा 1.068। देखिए दोनों की फाइनेंशियल लीवरेज भी आ गई और लास्ट में हमको लेके आनी है कंबाइंड लीवरेज। अब जब ऑलरेडी हम ऑपरेटिंग इन फाइनेंशियल लीवरेज लेके आ चुके हैं तो कंबाइंड लीवरेज के लिए फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, सीधा मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज का। तो पहले के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2.40 दैट इज द ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू 1.1062 दैट इज द फाइनेंशियल लीवरेज। तो मैं इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ, 1.1062 इंटू 2.40, तो ये मुझे मिलेगा 2.6548 या 49। और वैसे ही दूसरा अगर चेक कर ले हम तो वो क्या आएगा, वो हमें करना पड़ेगा 2.1428 इंटू 1.068, राइट। सो 2.1428 इंटू 1.068, ये आपको मिलता है, फाइनल आंसर यहाँ नीचे लिखता हूँ 2.2885। तो ये बच्चों हमारा फिगर आ जाता है कंबाइंड लिवरेज का फिगर। अब इसमें कई बार क्या होता है, बुक्स जो करती है वो सिर्फ 2 डिजिट की काउंटिंग भी करती है, कई बार 4 डिजिट की काउंटिंग भी करती है। तो आपको जो काउंटिंग अच्छी लगे 2 डिजिट या 4 डिजिट दोनों ही आप कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 2 डिजिट की काउंटिंग से अच्छा अगर मैं 4 डिजिट की काउंटिंग करता हूं तो दैट वुड बी बेटर, ऐसा मुझे लगता है। तो बच्चों देखिए हमने और एक क्वेश्चन गिना जिसमें आपको ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज तीनों तीन गिनना था।